Hello everyone, Assalamu alaikum. Today's paper is O-level chemistry and May June 25 and the variant is 1 2. Question number 1. At a temperature X, the volume of sample of hexane and pentane not affected by changing the pressure 1 to 2 atm. So if the pressure cannot change their volume, it means it cannot be gas. So cannot be gas. तो गैस की ऑप्शन काट दें. Then he says at temperature X, pentane molecules move freely, are free to move. तो जब गैस नहीं है तो it will be liquid. तो pentane should be liquid. And similarly, the next one is a hexane molecules are fixed position. तो it cannot be gas. गैस तो है नहीं और होता भी नहीं इसमें ऐसा. तो आपके पास ये हो जाएगा solid. तो ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास. तो it means liquid while it means solid. Question number 2. The gas produced by chemical reaction at one side of the laboratory, after a few minutes, the gas detected at other side of the laboratory. Which process explain why the gas exited? So that is simple diffusion. Diffusion particles move from region of their higher concentration to region of their lower concentration. अगर यहाँ पर particles ज़्यादा थे, with the passage of time, they will disperse to that region जहाँ पर उनकी concentration कम होती है. Which statement is correct? All compounds are ionic? No, compounds can be covalent as well. All compound can conduct electricity when molten? No, covalent don't. So all compounds molten form में कर सकते हैं. This is wrong because covalent won't. Covalent will not. Each atom of an element contains same number of protons. तो किसी एलिमेंट की पहचान होती है उसका प्रोटॉन नंबर. तो अगर एलिमेंट है उसके मतलब आइसोटोप्स की बात कर रहा है उनमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है. दिस इज राइट. किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो है उसका प्रोटॉन नंबर होता है. इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑलवेज सेम. नो, दैट कैन बी एनी. देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो नो फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड. क्वेश्चन नंबर 4. Atoms of element Q form positive ion. The ion has 10 electrons. Keep in mind one thing. If Q has electron 10 now, तो it contains positive charge. पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका मतलब इसने लूज किए हैं. तो प्रोटॉन का नंबर जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 10 होगा. एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन जो है इसके पास दैट इज 14. तो ये बात उसने बता दी. प्रोटॉन का नंबर नहीं बताया. प्रोटॉन का नंबर 10 से ज्यादा होगा बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज. इट मींस इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 थे. एटम ऑफ क्यू हैज ओनली 2 ऑक्यूपाइड शेल. तो वी कांट से. इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 8 हो गया, लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक भी ज्यादा हुआ मतलब दिस नंबर कैन बी 11, कैन बी 12, कैन बी 13. तो आपके पास ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएगा. तो एटम जो है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो 2 शेल नहीं होंगे, 2 से ज्यादा शेल होंगे. ये काटना होगा. इज अ नॉन मेटल. जब पॉजिटिव चार्ज बना रहा है तो नॉन मेटल नहीं होगा, इट विल बी अ मेटल. एटॉमिक नंबर ऑफ क्यू इज 10? नो. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है विच इज ग्रेटर देन 10 एंड द मास नंबर ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 24. तो मास नंबर कैसे निकालते थे? आपके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम करना होता था. अब 14 ये है, प्रोटॉन एटलीस्ट 11 तो होंगे. तो जब 11 होंगे तो इसका मास नंबर बन जाएगा 25. तो ग्रेटर देन 24. दिस इज राइट. ये आपके पास सही हो जाएगा क्योंकि उसके प्रोटॉन तो 10 से ज्यादा होंगे और न्यूट्रॉन आपको बताया था उसने कि 14 है.
तो नंबर विल बी ग्रेटर देन 24. Next question. Greatest number of electrons. First of all, you need to do what? इनके atomic number उठा के लिखें. 12 होता है, 7 होता है, 10 होता है, and 16 होता है. It has lost 2 electrons, तो 10 रह गए इसमें. इसने 3 गेन कर लिए, इसमें भी 10 हो गए. इसमें ऑलरेडी 10 ही है. इसने गेन कर लिया, आपके पास 18 हो गए. 18. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे आपके पास? तो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ गए. इसी में 18 बनने, बाकी सब में 10-10 आ रहे. क्वेश्चन नंबर 6. रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकालना है आपको. तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो था आपके पास, उसको निकालने के लिए आपके पास था फॉर्मूला कि आइसोटोप ए इनटू इट्स परसेंटेज प्लस आइसोटोप बी इनटू इट्स परसेंटेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड सारी परसेंटेज का सम आपके पास 100 हो जाएगा, उससे डिवाइड करना होता था. तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास जो है उसने बता दिए. रिलेटिव एटॉमिक मास की जो कि मीन होता है, ये फाइंड करना है. तो आइसोटोप एक जो है ना आपके पास, उसका मास जो है दैट इज 150.92. दूसरा आइसोटोप जो है दैट इज 152.92. एंड इनको इसके परसेंटेज से, इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो परसेंटेजेस जो दी उसने, इसकी दी है 47.81, इसकी दी है 52.19, और इन दोनों का सम करेंगे तो 100 बन जाएगा. 100 से डिवाइड कर देंगे और इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो 150.92 इंटू 47.8 प्लस 152.92 इंटू 152.92 इंटू 52.19. That is 151.94 आंसर आ रहा है. तो 151.94 हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की है छोटी सी. तो ये आपके पास बन रहा है इसका आंसर 151.94 में 948 था, तो ये 95 बन जाएगा. ठीक है. Which statement about magnesium oxide is correct? Magnesium oxide. It's an ionic compound. It's a metal. It's a non-metal. Charge दोनों पे +2 -2 होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, आरटीपी पे कंडक्ट नहीं करेगा. आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट. मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एनाइन, एनाइन नहीं केटाइन. इट्स आयनिक कंपाउंड एंड गुड कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टन. तो आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इन मोल्टन एंड इन एक्वस स्टेट. तो आपके पास ये बात सही होगी, इसकी आयनिक कंपाउंड है और मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करेगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन शेड लिखा था कार्बन. सिलिकॉन फोरोक्साइड सैंड था. एंड यू नो कि इसकी स्ट्रक्चर इट्स अ जाइंट कोवलेंट. हर सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, फिर आगे हर ऑक्सीजन सिलिकॉन से कनेक्ट होता है, और ये स्ट्रक्चर बढ़ते ही जा रहा था, खत्म नहीं होता. ऐसा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हुए एंड ना हो रहा, उसे कहते हैं जाइंट स्ट्रक्चर. तो नॉन मेटल है तो कोवलेंट होगा. तो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर. ट्रू. कंडक्ट कोवलेंट कंडक्ट नहीं करते सिवाय ग्रेफाइट के और एसिड्स, एक्वस एसिड्स के. एलॉय नहीं हो सकता है, एलॉय नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं है. नेक्स्ट जो है आपके पास, उसने कहा कि हाईएस्ट एमआर किसका होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर निकालते हैं तो 40, 12 एंड 3 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा आपके पास. अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ पहले. तो मेरे ख्याल में तो आसान सा है. 40 प्लस 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, मतलब 100. सिमिलरली सबको निकालना. लिथियम जो है दैट इज 7 एंड सल्फेट पूरा जो होता है सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64. तो ये बन जाएगा आपके पास 96 प्लस 7 103.
इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम इज 24 एंड इसका फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि MgCl2 होता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। एंड लिथियम सल्फेट का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए था। लिथियम सल्फेट का मुझसे भी गलत हो गया, तो 7 नहीं +7 इसमें और करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 110 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा मास 71। तो 71 +24 95 and the last one is potassium nitrate. तो potassium nitrate is KNO3, तो 39 +14 +48, तो ये बन जाएगा 62 +39 101। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट MR लिथियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर ऑफ इथेन, थोड़ा सा हल्का सा स्नीकी सा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाते हैं और वर्किंग के लिए उठा के ले जाते हैं आगे। और फिर and then we paste it. See, he says कि इथीन रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा इथीन का फार्मूला जो है आपके पास हो जाएगा C2H4 एंड ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। तो C2H4 plus O2 gives you 2CO2 and 2H2O. So this is बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी। तो आपको याद होगा जितने कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड जितने हाइड्रोजन का हाफ वाटर बन जाता है। एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए आपके पास आ जाएगा 4 + 2 मतलब 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 3। तो आप इसको लिख देंगे 3। अब स्टार्ट में क्या था, तो स्टार्ट में उसने बताया इसका लिया उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब। यू शुड नो कि वॉल्यूम रेशियो और मोल रेशियो सेम होती है, जबकि इसका लिया उसने 400। अब इक्वेशन से इसके इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल्स चाहिए। द 1 मोल ऑफ दिस रिक्वायर्ड 3 मोल्स। तो अगर आपके पास इसके 100 होंगे ना, तो फिर इसके 300 चाहिए होंगे, याद रखिएगा। तो आपके पास ना एंड में फिर क्या होगा, एंड में ये क्योंकि 300 चाहिए था, आपके पास 400 है, इसमें से 100 बच जाएगा, राइट, क्योंकि ये एक्सेस में था। दोबारा देख लें, 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 100 के लिए भी चाहिए होंगे 300। उसने 400 दिए थे, एक्सेस में है, एंड दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअली। तो आपके पास एंड में इसका तो बचा 0, लिमिटिंग था, खत्म हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। नाउ यू रिलेट दिस इनटू दिस। ओके, गैस की बात हो रही है आरटीपी पे, आरटीपी पे। तो आपके पास ना इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो आपने इसका कितना यूज किया था, 100। तो 100 से कितना बन जाएगा, एक से अगर 2 बनते हैं, 100 से 200 बन जाएगा। तो 200 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, 300। तो आपके पास का आंसर ये हो जाएगा। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है। तो शुरू में कितना वॉल्यूम था, 500, बाद में कितना हो गया, 300, तो चेंज जो है आपके पास 200 का हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the formula of hydrated sodium carbonate is this, what is the percentage composition by mass of this। तो उम्मीद है कि यहीं पे हो जाएगा ये। तो पहले तो आप इसमें देखें ऑक्सीजन है कितने, तो यहाँ से देखें तो 3 ऑक्सीजन इसमें है, एंड एक वाटर में एक होता है 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन आपके पास हो गए 13। तो 13 ऑक्सीजन है। तो अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो, तो उसमें होता है आपके पास AR ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय MR एंड इनटू 100। तो बेटा ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन का AR होता है 16, एटम इसके हो गए 13, एंड इसके MR से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, तो परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, अब MR इसका निकालने के लिए शुरू करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो है +10H2O। तो बेटा सोडियम एक तो होता है 23, 2 हो जाएंगे 46। ये पूरा कार्बोनेट अगर याद रह जाए आपको 60 होता है। इन दोनों को मिला देंगे,
एंड सिमिलरली एक वाटर का मास 18 होता है, तो 18 इंटू 10 कर दे, इसका मास भी आ जाएगा 180 बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 46 प्लस 60 एंड प्लस 180, तो ये बन गया 286। Just we need to solve it then. 16 into 13 divided by answer. 16 into 13 divided by 286 into 100. Answer is 72.7. तो ये इसका आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसने कहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहाँ पे आयंस हैं, और जो है किस चीज को कर रहा है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड को। तो ये हो गया लेड और ये हो गया ब्रोमाइड। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट में किसको जाना है, ब्रोमाइड को जाना होता है। सोल्यूशन के अंदर आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो ब्रोमाइड आयन होगा और एक आपके पास लेड होगा। लेड तो जाएगा इस प्लेट की तरफ जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये जाएगा इस प्लेट की तरफ जिस पॉजिटिव चार्ज है। तो सोल्यूशन से जाएगा ब्रोमाइड आयन, तो 3 में आपके पास ना ब्रोमाइड आयन्स होने चाहिए। जैसे ही यहाँ पहुंचता है इसके पास, अगर आपको याद हो तो इसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये ब्रोमाइड पहुंचेगा ना यहाँ पर, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से इस प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लेना है, यहाँ से ये ट्रेवल करता हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मूव करते 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 यहाँ पहुंचेगा और फिर लेड को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आपके पास। तो इसने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देना है, और वायर के थ्रू जो है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो है आपके पास मेटालिक स्ट्रिप 4 में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 1 एंड 2 में भी आपके पास वायर ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे यहाँ पर भी। तो आपको यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को क्लिक करना था, तो आपके पास बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the product form when two electrode of copper sulfate? अच्छा, अब आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया उसने, तो कॉपर सल्फेट में आपके पास आयन बनेंगे कॉपर एंड सल्फेट, एंड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा H एंड OH। तो कैटायन में से कौन डिस्चार्ज होता था, आपको बताया था, दैट इज लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, कॉपर जाएगा। तो जब ये कॉपर जाएगा कैथोड के ऊपर, तो इसका चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगी। तो कॉपर मेटल हो गया, कैथोड पे जाना था इसको नेगेटिव प्लेट के ऊपर। जबकि वहां पर अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होना, तो एनाइन कोई डिस्चार्ज नहीं होता। तो क्या होता है, एनोड जो होता है ना, एनोड ये खुद डिसॉल्व हो रहा होता है। क्या डिसॉल्व होगा, एनोड किसका बना था, कॉपर का। तो कॉपर जो है ना, वो खुद सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, एंड इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन्स हियर। जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे किसी एनाइन से लेने थे, तो ये खुद प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कॉपर आयन प्रोड्यूस होगा, तो एनोड पे कॉपर आयन प्रोड्यूस होगा, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 14, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में क्या बात, ठीक है। इट uses a chemical reaction that has only one product, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ये था कि H2 एंड O2 मिलके H2O बनाते थे, और बैलेंसिंग हो गई ये, तो प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। तो दिस इज आंसर। इट वर्क बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। बर्निंग वर्निंग कोई नहीं होती यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। रिक्वायर कंटिन्यूस इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंटिन्यूस इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता, केमिकल एनर्जी, मतलब उसको केमिकल्स हर वक्त चाहिए होते हैं। आपको एक साइड से ऑक्सीजन और एक साइड से हाइड्रोजन जो है कंटिन्यूसली फ्लो करवानी होती है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी तो उसको इनपुट होती नहीं है, आउटपुट होती है, ठीक है। इट इज लेस एफिशिएंट, ये तो मोर एफिशिएंट होता है, ये इसके कुछ एडवांटेज जो मिल है आपके पास, तो मोर एफिशिएंट होता है। तो आपके पास बन जाएगा आंसर ए ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोसेस जो है आपको नजर आ रहा है कि इट्स एंडोथर्मिक। अब एंडो की मैंने कुछ एग्जांपल दी थी, एक्सो भी कुछ एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। एक्सो एंड एंडो दोनों बता देता हूँ आपको। एक्सो में याद रखिएगा 3-4 रिएक्शंस। नंबर 1, अगर आपको किसी रिएक्शन के अंदर ना
रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नजर आ जाए, तो ऐसा रिएक्शन जो है ना हमेशा एक्सो होगा। आपके पास ना एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन जो होता है ये हमेशा एक्सो होगा। बल्कि मैं तो कह देता हूँ कि एसिड ही अगर आपको नजर आ जाए, चाहे एसिड बेस, चाहे एसिड कार्बोनेट, चाहे एसिड मेटल, ये हमेशा एक्सो होता है। फिर आपके पास रिएक्टेंट अगर ज्यादा हो एंड प्रोडक्ट आपके पास एक बन जाए, इट्स अ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी हमेशा आपके पास एक्सो होगा। तो इन तीन से आपका बहुत काम चल जाता है। अब इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि कभी कभी ऐसा लिखा होता है A2 एंड 2A इज इक्वल टू A2। देखिए 2A का मतलब क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग है, राइट। एंड इसका मतलब है कि दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो ये इसका मतलब याद रखिएगा कि इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है। इफ यू वांट टू लर्न इट, तो आपके पास ये दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ये हमेशा एक्स होंगे। एंडो कौन कौन से थे? एंडो में ना तीन तो आपके पास थे, आपके पास के जो होते हैं फोटोकेमिकल। एक आपके पास था फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिक्स सिक्स से मिलके बनाता था, लाइट चाहिए थी इसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये। इसमें वो C6H12 एंड O6 + 6O2 बनता है। एक आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन था सिल्वर आयन जो होता है ना, सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड, इसको इलेक्ट्रॉन देते थे, सिल्वर मेटल बनता था। इसके लिए आपको चाहिए थी फोटोग्राफी फिल्म थी, ये भी लाइट डिपेंडेंट है। एक आपके पास था एल्केन का रिएक्शन, क्लोरीन की प्रेजेंस में यूवी लाइट चाहिए, तो आपके पास हाइड्रोजन हट के जगह पे Cl आ जाता था और HCl। तो ये तीन तो आपके पास हो गई है। इसके बाद क्या याद रखना है अगर आपको याद रह जाए तो, अमोनियम सॉल्ट्स +H2O एंड होता है। ये मतलब ऐसी मैंने कहा कि अगर याद रह जाए, ऊपर तो आपको याद है। एंड द लास्ट वन, कि अगर आपके पास जो है कोई A2 जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले जुड़ा हुआ था और अब जो है वो टूट गया अलग अलग। तो ये एंडो हुआ, मतलब इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं कि आपके पास अगर रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा हो जाए, तो ये वाला रिएक्शन जो आपके पास एंड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो एक चीज बन रही है दो चीजों से, इट इज एक्सो। यहाँ पे जुड़े हुए थे वे टूट गए, इट इज एंडो। इसमें गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो इसका मतलब याद रखिएगा, गैस से लिक्विड। तो आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं या एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, कभी आपको मसला ना हो इसका। तो आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को अगर रखना हो, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है? सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है उससे काइनेटिक एनर्जी, एंड गैस की उससे भी ज्यादा होती है। अगर आप कभी भी ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर कन्वर्जन होगा, इट मीन्स इट इज एंडो। अगर नीचे जा रहे हैं इट मीन्स एक्सो। तो आप गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, मतलब गैस से लिक्विड की तरफ, इट इज एक्सो। एंड आपके पास यहाँ पे एटम्स थे और ये जुड़ गए हैं आपस में, ये वाली एग्जांपल बन गई, तो इट इज ऑल्सो एक्सो। एंडो आपके पास ये वाला है, ये रिएक्शन क्योंकि एंडो था। और जाके विच प्रोसेस केमिकल चेंज? डिस्टिलेशन फिजिकल चेंज है, एवापोरेशन फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल टेस्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इट्स अ केमिकल चेंज। तो डी आंसर बन जाएगा आपके पास आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, आपके पास बनाता है Fe2O3 के साथ बन जाती है हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके पास रस्टिंग की इक्वेशन है जिसमें आपके पास केमिकल जो है वो डिफरेंट केमिकल बनाते हैं। aqueous sodium thiosulfate with hydrochloric acid reaction होता है इसका, the rate of reaction increases by concentration of both reaction increase करते हैं। तो क्यों हो रहा है इसको, कैसे समझाऊं? ऐसे समझाता हूँ। आपके पास ना पहले डाइल्यूट था, तो उसमें ना पार्टिकल्स ये थे हालात, ये दो तरह के पार्टिकल्स थे, एक सोडियम थाइसल्फेट। वो कह रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देंगे आप, मतलब रेड वाले पार्टिकल भी ज्यादा कर दें, ब्लू वाले पार्टिकल भी ज्यादा कर दें, तो रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है? इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन नहीं, इफेक्टिव का अगर वर्ड आ जाए तो ज्यादा,
एक्टिवेशन एनर्जी तो काटते हैं, ये तो कैटलिस्ट से होती है। ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, दोनों उसने कोलिजन ही लिखे, इफेक्टिव कोलिजन लिखना चाहिए था। एंड सिमिलरली दूसरा उसने कहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो ये वाली बात भी वैसी ही होगी। आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। तो आप जब प्रेशर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? असल में प्रेशर ज्यादा करने से वही काम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब द पार्टिकल बिकम क्लोज टुगेदर, तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हायर द चांसेस ऑफ कोलिजन। एंड एक्टिव एनर्जी को याद रखिए, कैटलिस्ट के अलावा कोई चेंज नहीं करता। तो ये काटना था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पर देखते जाएं साथ साथ के फर्क कहाँ पे आ रहा है। 24 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज किया उसने। अच्छा, यहाँ पर भी इतना ही यूज किया उसने, यहाँ तो कोई फर्क नहीं है। रिएक्टेड रिएक्टेड, आगे फर्क आ रहा है। इसने यूज किया है इसका इतना वॉल्यूम, इतनी कॉन्सेंट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड सेम है, इतना वॉल्यूम इतना सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, देखिए मैग्नीशियम की अमाउंट तो सेम है दोनों में। अब इन दोनों की अमाउंट चेंज की है, तो चेंज उसने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम किया है। तो हमें ना जो हाइट होती है ना इसकी, यहाँ पे उसने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस बताया ना इसका, तो आपके पास ना ये ग्राफ में ये जो हाइट होती है ना, ये आपको क्या बताती है, कहाँ से पता चलती है? मोल से। और ये जो है आपके पास स्टीफनेस जो होती है, ये पता चलता है आपको रेट से। रेट कैसे निकालते हैं? रेट आपकी ये चीज चेंज हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन से, टेम्परेचर से, प्रेशर से, सरफेस एरिया से, कैटलिस्ट से, स्टीफनेस। जबकि ये आपके पास होगा या तो मास अपॉन एम आर, या फिर आपके पास सी इंटू वी से। तो आप इनको सी और वी कर दें इसको। सी इंटू वी मतलब कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना अगर हम। तो कहाँ करें जी, यहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें जो मोल बन जाएंगे सी इंटू वी से, वो बन जाएंगे 0.1 इंटू 100 अपॉन 1000। आंसर आ गया 0.01। इसमें आते हैं, तो यहाँ पे अगेन हम अगर मोल्स निकालें तो सी इंटू वी करना था। कॉन्सेंट्रेशन इस बार 2 है, एंड द वॉल्यूम जो है आपके पास वो है 50 अपॉन 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें भी आंसर मोल आपके पास सेम आ रहे हैं। देखिए, अगर मोल सेम आ रहे हैं ना, तो हाइट सेम होनी चाहिए। हाइट सेम में आपके पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि रेट किसका ज्यादा होगा? रेट डिपेंड करता है आपके पास इन फैक्टर्स के ऊपर, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे नहीं। तो आप देखें, इसकी एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका रेट ज्यादा होगा। तो 2 जो है मोस्ट चीपर होनी चाहिए। तो 2 जो है आपने डॉटेड लाइन से शो की है। तो 2 जो है ये वाला क्लोजर टू वाई एक्सिस, जबकि वो वाला आपके पास रेट का कम होगा। तो ए आंसर बन जाएगा इसका। हैबर प्रोसेस, कैटलिस्ट कौन सा था? अच्छा, कॉन्टैक्ट में हैबर में, कॉन्टैक्ट में सिंपल क्वेश्चन था। कॉन्टैक्ट में वेनेडियम पेंटॉक्साइड, हैबर में आपके पास आयरन, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको। उसने कहा कि द चेंज इन पीएच व्हेन एज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली इज एडेड टू वीक एसिड। मतलब पहले जो है ना आपके पास यहाँ पर वीक एसिड था, और आपने ना इसमें फिर एल्कली ऐड किया ऊपर से, NaOH KOH वगैरह ऐड किया। कितना ऐड कर दिया आपने? 40 ऐड कर दिया। 40 सेंटीमीटर का आपने इसका ऐड कर दिया। तो आप देखें पेज कितनी हो गई, इसका मतलब आपने ज्यादा ऐड कर दिया। आपने तो उसको चाहिए तो इतना था 25 तो आपने ज्यादा ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ से आपके पास काफी सारा एसिड इसमें आ गया, और बेस आई है, ये खत्म हो चुका है, और अब आपके पास ना यहाँ पर एक्सेस ऑफ KOH है। इसका मतलब द सोल्यूशन इज नाउ बेसिक, बिकॉज यू हैव एडेड ग्रेटर देन न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन इज नाउ बेसिक। अब वो कह रहा है मिथाइल ब्रोमीन का इसका कलर क्या होगा? तो कलर वलर जो होते हैं आपको, अगर आपको याद करवाए थे, तो क्या क्या होते हैं कलर? ये ये कलर के आपके पास इंडिकेटर जो आपको याद होने चाहिए, लिटमस का आपको पता ही है। मिथाइल ब्रोमीन जो है ना, एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है। फिर आपके पास फैथिलीन, फैथिलीन जो आते हैं एसिड में कलरलेस होते हैं। फिनॉल जो है ना, फिनॉल फैथिलीन पिंक होता है, जबकि ये वाला आपके पास ब्लू होता है, व्हाइट। तो ये आपको याद होने चाहिए, और इस बेस के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं।
तो आपके पास ना एक बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन में मिथाइल का कलर हो जाएगा येलो एंड फिनोल्फथालीन का हो जाएगा, तो डी आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, और पार्शियली के लिए हम साइन क्या यूज करते हैं, ऐसे। जो स्ट्रॉन्ग होता है कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, इसको हम कंप्लीट। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होता है तो आप सिंगल एरो से शो करते हैं, तो बताया था। एंड अगर कोई पार्शियली होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो मैं देखता हूँ शायद हमारे पास हो यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, यहाँ पे देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने ये वाला एरो यूज किया और वीक के लिए ये वाला एरो। तो बात क्लियर हो गई। मेथनोइक एसिड होता है ना आपके पास, वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड तो आपके पास ये वाली साइंस आएंगी, वो स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास ये वाली साइंस आएंगी। तो आंसर बन जाएगा आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 22, which statement about element in the periodic table are correct? Across the period, element at left hand side are more metallic than those of right hand side। ये बात ठीक है। आपके पास पीरियोडिक टेबल जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ना स्टेयरकेस लगी होती है। यहाँ पे कौन होते हैं आपके पास, नॉन मेटल। यहाँ पे कौन होते हैं, मेटल। तो आप जब इससे मूव करेंगे तो ये वाले सारे मेटल्स होते हैं, जबकि ये वाले नॉन मेटल होते हैं। तो मोर मेटालिक कौन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो ये वाली बात ठीक हो गई। डाउन द ग्रुप एलिमेंट, डाउन द ग्रुप एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर लूज इलेक्ट्रॉन मोर readily। देखिए ऊपर वालों के लिए लूज करना मुश्किल होगा। ऊपर जो है ना उसका साइज होगा छोटा, जबकि नीचे साइज होगा बड़ा। अब इलेक्ट्रॉन को जब लूज करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड किसने किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस ने। यहाँ पे फोर्स वीक होती है, यहाँ पे फोर्स स्ट्रांग होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे लूज करना इजी हो जाएगा, तो टॉप वालों के लिए लूज करना मुश्किल मुश्किल होगा। द टॉप लूज मोर रेडली, गलत। एलिमेंट सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेल ना। ग्रुप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एलिमेंट सेम पीरियड, उनके शेल सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया उसने आउटर शेल। तो यहाँ पर ना शेल्स सेम होते हैं, उल्टा लिखा हुआ। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो यही आंसर रहेगा इसका। ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, रूबिडियम सीजियम बोथ ग्रुप वन पे है। प्रेडिक्शन ऑफ कंपेयर रूबिडियम, तो आप कल जाके चेक कर ले उसमें। तो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आता है। तो इसमें जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। नंबर वन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा होता है। इनका जो रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी वो नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही होती है। तो ये दो बातें मुतंग कर रही थी, इसलिए जरा लिख दी हमने। डेंसिटी नीचे बढ़ेगी, डेंसिटी नीचे बढ़े उनका साइज बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो डेंसिटी जो है इनकी इंक्रीज करती है। सीजियम हैज मोर डेंसिटी एंड ग्रेटर रिएक्टिविटी। किसकी कंपेयर करना था, इस दोनों को। तो ये नीचे है, ये ऊपर है। तो सीजियम और पीटीएम, सीजियम की डेंसिटी भी ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी नीचे की तरफ बढ़ जाती है, ट्रू। एंड डेंसिटी बढ़ जाती है, ट्रू। तो ये आपके पास ऑप्शन तो ए बन गया। देखते हैं बाकी को। सीजियम हैज हाई डेंसिटी, रुबिडियम हैज ग्रेटर रिएक्टिविटी। ये बात गलत है, रुबिडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, सीजियम की ज्यादा होगी। रुबिडियम हैज अ हाई डेंसिटी एंड ग्रेटर रिएक्टिविटी। रुबिडियम, ये तो बात टोटली उल्टी हो गई। रुबिडियम हैज अ हाई डेंसिटी, सीजियम हैज अ ग्रेटर रिएक्टिविटी। तो सीजियम की ग्रेटर, ये तो सही है। ये हाई डेंसिटी वाली बात गलत हो जाएगी, ए आंसर होगा। इसके बाद 24, विच थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन हैलोजन के लिए। All halogen are non-metallic diatomic molecules. Yes. Chlorine displays bromine and iodine from their salt. True. आपके पास क्लोरीन ऊपर होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन नीचे होते हैं। एंड ऊपर वाले जो है मोर रिएक्टिव होते हैं, एंड नीचे वाले जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये बात सही है कि क्लोरीन दोनों को डिस्प्लेस कर सकते हैं कंपाउंड से। हैलोजन बिकम मोर रिएक्टिव डिसेंडिंग ग्रुप ना, इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप
वन के अगेंस्ट होती है, इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज करनी होती है, रिएक्टिविटी। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो 1 and 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन के लिए कौन सी बात सही है? इट्स अनरिएक्टिव ट्रू, इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस होती तो नियोन गैस नहीं होती ना, तो फोर्सेस वीक है इसमें, तभी तो गैस है। तो इट इज अ गैस ड्यू टू वीक फोर्सेस। अच्छा, इट इट हैज फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ट्रू। उनका शेल कंप्लीट होता है, 8 नहीं होते शेल, 1 and 3। तो 1 and 3 में बन जाएगा आंसर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज दी है उसने। मेल्टिंग पॉइंट हाई फाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई फाई, मेलेबल है, मेटल हो गई। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल ही है। तो मेटल 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 खत्म। ठीक है, आर्टिकल भी कंडक्ट भी कर रहा था, मेलेबल का वर्ड आ गया था, उसका था मेटल। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ग्रुप वन वालों के अलावा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम क्रोड मोर स्लोली। जो एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, लेट से एल्यूमिनियम का आपने नहीं ले लिया, इसके ऊपर ना ऑक्सीजन पहले अटैक करती है, जिसकी वजह से ना इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। और ये लेयर जो है ना होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, मतलब ऑक्सीजन अटैक किया था तो Al2O3 की। इट्स नॉन पोरस, इसमें ना फर्दर ऑक्सीजन जा नहीं सकती अंदर, ये इसमें पोर्स नहीं होते। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन जो है वेरी स्लो होता है। तो अबव हाइड्रोजन इसलिए नहीं है, अबव हाइड्रोजन बिलो हाइड्रोजन तो होता नहीं है। ऑब्जेक्ट बिकम कोटेड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लिथियम नाइट्राइड, गलत, लिथियम ऑक्साइड। तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज इम्प्योरिटी ऑफ सैंड, इसको रिमूव कैसे कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था KCO, कैलकुलेटर होता है ना KCO। तो आपके पास SiO2 को रिमूव करना तो बाकी क्या चीज चाहिए आपको, माइनस करके देख लें इसमें से, तो CaO। इसके अलावा जो है आपके पास क्या है देखने के लिए जिंदगी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो KCO वाली पूरी की पूरी रिएक्शन को देख लें एक दफा। ये पांचों रिएक्शन, हर चीज का पर्पस है, हर चीज पता होनी चाहिए आपको। तो ये एसिड ऑक्साइड था, वो एसिड ऑक्साइड है, यूटिलाइजेशन होती है, स्लैग बनता है, जिसका नाम कैल्शियम सिलिकेट भी है, एंड दिस इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिलिकॉन कैल्शियम ऑक्साइड KCO। क्वेश्चन नंबर 29, सेडिमेंट फिल्ट्रेशन, उसके बाद है क्लोरीन, एंड उसके बाद है कार्बन। ये तीन प्रोसेस हर पेपर में लेकिन आ रहे पूछे जा रहे हैं आपके पास। फिल्ट्रेशन करते हैं हम सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए, सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। क्लोरीन जो है कि किल करती है बैक्टीरिया को, तो किल बैक्टीरिया माइक्रोब्स। एंड कार्बन जो है टेस्ट और स्मेल को इम्प्रूव करता है, तो बी इज आंसर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, which fertilizer contain greatest mass of nitrogen in 50 kg of compound। देखिए 50 kg 10 kg 10 ग्राम जो देगा तो मिसगाइड कर रहा है आपको। तो आपने ना इसको इग्नोर कर देना, आपने देखना जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो उसकी उसी में उसकी जो है मास ज्यादा होगा, तो आपने परसेंटेज वाला काम करना होता है। सो वो सॉल्व करते हैं तो इट्स क्वाइट सिंपल। इसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए आपको होता है AR इंटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय MR एंड इंटू 100 करना होता है, उससे आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसमें आपके पास नाइट्रोजन एक ही है, एक नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 इंटू 100। MR निकालते हैं, इसमें दो नाइट्रोजन है, तो 14 14 28 लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन है, अगेन 28 लिखें एंड इंटू 100 करते हैं, MR से भी डिवाइड करते हैं, निकालते हैं MR। इसमें एक ही नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 100 एंड MR से डिवाइड करेंगे। MR निकालना शुरू करते हैं हम लोग। अमोनियम क्लोराइड का बन जाएगा 18 हो गया प्लस 35.5। तो इसको जो करते हैं सॉल्व, तो 53.5
इसका हो जाएगा आपके पास 18 + 62, 80 से डिवाइड करना, उसको आपने करना है 36 + 96, 132 से डिवाइड करना, एंड इसको आपने डिवाइड करना है 62 + 39, 101 से डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास, तो आपके पास जो है ना आंसर बन जाएगा ये वाला। इसमें आपके पास परसेंटेज ज्यादा है, तो अगर इसकी 100 में ज्यादा है तो फिर 50 ग्राम में, 50 kg, 50 टन सब में ज्यादा होगी। तो आपने कभी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे कहे 50 ग्राम, तो उसमें करने की जरूरत नहीं। वैसे कर सकते हैं, थ्योरी में अगर आएगा तो आप कर भी सकते हैं इसको। 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप 50 kg से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो आपके पास वो आ जाएगा मास उसका status। इसके बाद आपसे कह रहा है कि मीथेन का जो इमिशन है उसको रोकने के लिए कैसे क्या किया जाए। मीथेन बनती कहाँ से? तो एयर 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 एयर। मीथेन गैस बेटा बनती है आपके पास खूबसूरत जगह से, ये रहा मीथेन। ये बनती है डिके ऑफ एनिमल एंड वेजिटेशन से, काउ डंग वगैरह, वो कोई भी एनिमल कोई वेजिटेशन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिके से। ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो मटेरियल को डंप करना चाहिए सॉइल के अंदर। तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर फ्लू गैस डिसल्फरेशन तो SO2 के लिए होती है, हटाएं इसको, ये SO2 को रिमूव करती है। प्लांटिंग ट्री आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, मीथेन की बात हो रही है। रिडक्शन इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यहाँ पे आपके पास जो है ना काउ डंग वगैरह होगा, उससे निकलती रहेगी मीथेन। कैटेलिटिक कन्वर्टर रिमूव करती है किसको? इसको एंड इसको। तो ये भी आपको साथ साथ बता दिया। तो कंपाउंड पी अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है आपके पास। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल? आइसोमर्स के लिए आपको बताया था, पहला तो अल्कोहल बता दिया उसने। आपको करना क्या होता है इसमें, आपको पहला आइसोमर बनाने के लिए ना सीधा स्ट्रेट चेन में चारों रखें कार्बन, और जो आपके पास OH था ना उसको पोजीशन नंबर 1 पे लगा दें। तो पहला आइसोमर हो गया आपके पास ये वाला। रूल नंबर 2 ये था कि आप ना फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करें, और तो नया आइसोमर बनाएं। ये दूसरा हो गया। अब जो है ना अगर यहाँ से मैं यहाँ मूव करूँ, इसको मूव करवाऊँ, तो फायदा नहीं होगा। ये ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम है। अब कैसे सेम है ये बता देता हूँ। आपके पास सेम ऐसे होते थे, इनकी ना नेमिंग करनी होती थी, इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम। गिनती वहां से स्टार्ट होती है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो 1 2 3 4, इसका नाम है 1 ब्यूटेनॉल। इसमें गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, यहाँ से वो इस नजदीक आ रहा था, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। नाम चेंज तो आइसोमर। इसमें ना गिनती आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये बन जाएगा फिर अगर 2 ब्यूटेनॉल। उसका मतलब ये आइसोमर नहीं निकला ऊपर वाला और ये वाला सेम है। अगला रूल क्या था, जब ये आइसोमर बन चुके हैं तो आप सी कार्बन चेन छोटी कर दो। पहले 4 की थी, अब 3 की कर दी। और वो जो कार्बन कट किया आपने, उसको आप यहाँ पे भी नहीं लगा सकते टर्मिनल वगैरह में, ना यहाँ लगा सकते हैं। तो आपने इन जगहों पे नहीं लगा सकते, तो कहाँ लगाएंगे उसको? यहाँ पे लगा देंगे। लगा दिया। अब इसमें सेम वही चीज अप्लाई करनी है। तो आपके पास एक हो गया, और फिर जो है दूसरा ही बना रहा हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। तीसरा भी बना देता हूँ, चलो तो बात भी आपको समझा देते हैं। तो ये आपके पास लंबी चेन हो गई इसकी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो इसमें ना मैंने लेट से OH यहाँ पे लगा दिया, इसमें मैंने OH यहाँ पे लगा दिया। तो इसका नाम जो बन जाएगा ना, इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, जिसके साथ आ रहा है। तो इसमें गिनती अगर स्टार्ट करूँ पहले वाले में, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा, गिनती यहाँ से करें एक ही बात है, 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब आपके दिल में ख्याल आएगा, सर इसको अगर मैं यहाँ मूव करवा दूँ, यहाँ, तो फायदा कुछ नहीं होगा, ये 1 ही बन जाएगा पहली बात। यहाँ से तो आप तो ठीक है। लेकिन वो बच्चा सोचता है कि नहीं सर इसको मैं यहाँ मूव करवा दूँ, फिर क्या होगा इस जगह पे? देखिए अगर इस जगह मूव करवाएंगे ना, तो फंक्शनल को लंबी चेन में ही होना चाहिए। मीन्स अब आपकी लंबी चेन इस तरफ से जाएगी, और अगेन गिनती करेंगे तो यहाँ 1 2 3 होगा। इसका नाम भी बन जाएगा आपके पास ये वाला, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा।
एंड 2 पे मिथाइल आ रहा है आपके पास, दिस इज CH3। तो आप इस तरीके से, तो आपके पास जो है आइसोमर्स फिर कौन कौन से बन गए? तो आइसोमर्स आपके पास बन गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये नहीं बना, सही है। तो 4 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्या होता है इसमें? इसमें अगर आपको याद हो तो यूवी लाइट में रिएक्शन होता था, सीएल इसके सामने आता था, ये सीएल जो है इसके एच को उठा के ले जाएगा यहाँ से और ये इधर जाके लग जाएगा, तो ये काम हो रहा होता था। तो कार्बन इज रिप्लेस, झूठ बोल रहा है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ट्रू। कार्बन रिप्लेस काटते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, ठीक है। रिएक्शन रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी, नहीं, इसमें यूवी लाइट चाहिए थी आपको, तो यूवी लाइट आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस कंपाउंड हैज 2 डबल बॉन्ड्स, डायल एल्कीन है। This molecule undergo 2 separate addition reaction, undergo addition reaction with excess of bromine. तो उसने कहा कि one molecule of this react with how many molecule bromine? देखिए ब्रोमीन का मतलब Br2 होता है, राइट? ये एक Br हो गया, एंड फिर आपके पास ना ये दूसरा Br। क्यों भाई? इसलिए कि इसमें से एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, सिमिलरली एक यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड हो तो एक ब्रोमीन चाहिए होता है, इसको हम पूरे को ब्रोमीन कहते हैं, Br2 को ब्रोमीन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 ब्रोमीन चाहिए होंगे, तो आपको कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया था उसने, क्योंकि 4 ब्रोमीन लिखे ही नहीं थे, आपको मसला है, ठीक है। एंड उसने फिर रिएक्शन करवाया किससे? स्टीम से रिएक्शन करवाया। स्टीम का मतलब होता है H2O से। जब H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा? तो H2O से आपके पास ना अल्कोहल बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा H2O, तो एक जगह पे H और एक जगह पे OH चला जाता है, तो जब OH ग्रुप में जाके लग जाएगा तो अल्कोहल बनेगी। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर बन जाएगा सी। Which statement about the members of homologous series of alcohol is correct? अल्कोहल के लिए, an alcohol with 2 carbon is called methanol। methanol तो 1 कार्बन होती है, गलत। Butanol combusted to give carbonous in water only, ये बात सही है। C4H9OH था, अगर आप इसको जलाएंगे तो आपको पता है कि कार्बन का भी ऑक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन जाएगा कंप्लीट कंबस्शन में। तो आपके पास ये इसका आंसर बन गया। यहाँ पे कंप्लीट तो लिखा नहीं, उसने कंबस्शन लिखा है, तो ये वाली बात सही है कि कार्बन एक एलिमेंट था, दूसरा हाइड्रोजन था, उनके दोनों के ऑक्साइड बन जाएंगे। इसको टिक करता हूँ। इथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नो, ये गलत है। सारी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, मिथेनॉल से मिथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड, सारी होती है। प्रोपेनॉल कैन बी मेड बाय कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन, अगर इथीन में करवाएंगे ना तो फिर इथेनॉल बनेगी इससे, प्रोपेनॉल तो नहीं बनेगी, तो ये भी गलत। तो आपके पास आंसर बी ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, थोड़ा सा हल्का सा स्नीकी था लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। ये इथेनॉइक एनहाइड्रेट एनहाइड्राइड लिखा हुआ है इसने, 1 मोल इसका रिएक्शन करता है विद पानी, एंड 2 मोल्स आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, इनमें कुछ चीजें आपको याद होंगी, इसमें अगर देखें बोर्ड से आपको एस्टर जैसा लिंकेज नजर आ रहा है, तो उसको देख लें या इसको देख लें, 2 मोल आपको ये बनाने हैं 1 मोल से। इसके साथ आपको रिएक्शन करवाना है किसका? पानी का। पानी का मतलब होता है H एंड OH। आपके पास 2 मोल इथेनॉइक एसिड बनने चाहिए, कैसे बनेंगे देखते हैं बेटे। आप ना इसको गौर से देखिएगा कि ये कार्बन कार्बन की चेन में ना आपके पास चल रहे हैं, तो जहां पे आपके पास ये एफिल टावर आता था, याद है? तो मैंने कहा था एफिल टावर पे चढ़ जाएंगे और वहां से कट किस तरह लगाएंगे? जहां पर कार्बन ना हो। इस तरफ तो कार्बन है, यहाँ नहीं काटना, यहाँ से कटेगा, काट दें इसको। जब काट देंगे ना तो ऊपर का टुकड़ा क्या बन जाएगा आपके पास? गौर से देखिएगा, इट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड O, जबकि नीचे का टुकड़ा हो जाएगा आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O एंड O। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि OH जो है ना जिद करता है कहाँ पे जाना है, मैंने एफिल टावर के पास। तो H कोई इज्जत नहीं करता, वो एफिल टावर के साथ ऑक्सीजन लगा उसके पास जा रहा है। अगर आप गौर से देखें ना, दिस इज वॉट, ऊपर वाला,
जैसे CH3COOH इथेनोइक एसिड, और नीचे वाला भी वही है, CH3COOH। तो आपके पास दो इथेनोइक एसिड बन गए और दो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड? तो आपके एक वाटर से काम हो गया, OH इसके पास चला गया, H इसके पास चला गया, एक ही वाटर यूज हुआ है, तो वाटर तो हो गया एक। अब उसने कहा जो आपके पास इथेनॉइक एसिड बन गया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एस्टर, इसका आपने एस्टर बनाना है। मतलब इसका, ये जो बन गया था ना आपके पास एसिड, इसको रिएक्शन कैसे करवाना है आपने? इथेनॉल से। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ये वाला। तो ये पानी निकलेगा इसमें से। तो आपके पास यहाँ पे, आपको अगर याद हो, पहचानने के लिए भी ये बताया था, लंबी चेन में वॉक करें, लंबी चेन में वॉक करें, ये लंबी चेन थी आपके पास, एंड ये लंबी चेन थी आपके पास। इस एफिल टावर से आपने कट करना होता है इसको, कट कर दें इसको, ये कटेगा यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से। आपके पास एसिड दो कार्बन का होना चाहिए, अल्कोहल भी दो कार्बन की। तो यहाँ तो दो दो आ रहे हैं, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे तीन और दो आ रहे हैं और एक आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे दो आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो आ रहे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे अगेन तीन और एक आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्रोमोग्राफी से है। यहाँ पे कह रहा है PQR सब्सटेंसेस है, मिक्सचर एम में क्या है? तो पहले आप एम को हाईलाइट कर दें, दिस एम, इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो आपके पास हो गया क्यू, एक हो गया आपके पास पी, एंड एक जो है उसका पता नहीं है, दैट इज अननोन। इफ यू कैन सी, तो आपके पास ना इसके मैच में कोई भी नहीं आ रहा। तो पी क्यू तो कंफर्म है, तो पी क्यू है। ओनली ओनली लिखा है ना, ओनली की वजह से पी क्यू, ओनली, ये दो ऑप्शन। तो आप इसको काट देंगे, ओनली नहीं है, इसमें एक और भी सब्सटेंस है, तो पी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज अननोन, उसने मैच नहीं किया। द स्टूडेंट मेकिंग sample of aqueous copper sulfate. Student added excess of copper oxide to warm sulfuric acid and stirred the mixture. What happened? What apparatus is used to separate aqueous copper sulfate from excess of copper oxide? लेकिन दे, ये आपके पास ना सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है बता देता हूँ, कि ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कार्बा बबूल। तो ये क्यों कॉपर है तो सॉल्युबल होगा। इसकी बात करते हैं तो दिस इज इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल है? कि मेटल के साथ ऑक्सीजन हो या मेटल के साथ OH हो ना, इसको हम कहते हैं बेस। और बेसिस में जो सॉल्युबल होती है ना, सॉल्युबल बेस, उसको हम कहते हैं एल्कली सॉल्युबल। और सॉल्युबल कौन कौन सी थी? ग्रुप वन पूरे का पूरा, एंड ग्रुप टू में कैल्शियम उसके नीचे वाले। तो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो है, ये सारे सॉल्युबल हैं। एंड यहाँ पर आपके पास बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इनमें से आपके पास ये वाले सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो कॉपर तो इसमें नहीं आता, कॉपर तो ट्रांजिशन है, दैट इज इनसॉल्युबल। आपने सॉल्युबल से इनसॉल्युबल अलग करना होगा, तो आपको फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो फिल्टर फंक्शन यूज करनी होगी। 39, हाउ द प्योर सैंपल ऑफ बैरियम सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैरियम कार्बोनेट। तो आपने लिखा बैरियम कार्बोनेट से आपको बनाना है बैरियम सल्फेट। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि एस चाहिए, सल्फेट चाहिए आपको। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट किस किस चीज से रिएक्शन कर सकता है? कार्बोनेट सिर्फ एसिड से रिएक्शन करता है, किसी और चीज से नहीं। तो आपने इसमें डाल दिया H2SO4। जब H2SO4 डाल देंगे ना, तो आपके पास ना बन जाएगा यहाँ पर बैरियम सल्फेट, साथ बन जाएगा CO2 एंड H2O। ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। क्यों? ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम बैरियम लाइट, तो बैरियम के साथ सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। जब इनसॉल्युबल है, इसको बनाने के लिए आपके पास वो कह रहा है कौन सा मेथड करेंगे, उसके क्रिस्टल मिल जाए आपको साथ।
तो क्रिस्टलाइज तो नहीं करेंगे ना, क्रिस्टलाइज तो करते हैं हम सॉल्युबल को, सॉल्युबल सॉल्युबल, और ये भी क्रिस्टलाइज लिखा है, काट देंगे। आपको वॉश करना है उसके रेजिड्यू को, फिल्टर में वॉश। अब कौन सा मेथड ठीक है इसमें जरा देख ले। डिजोल्व इन वाटर, एक चीज और बतानी थी आपको, डिजोल्व इन वाटर इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल। तो ये पानी में डिजोल्व होगा ही नहीं, इसको आपने फिर पानी में डिजोल्व बोला, काटते हैं इसको। इसको वो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व कराएं, ठीक है, एसिड से रिएक्शन करके बैरियम कार्बोनेट में जब आप डाल देंगे ना HCl, तो अब आपके पास बन जाएगा यहाँ पर बैरियम एंड Cl, मतलब बैरियम क्लोराइड बन जाएगा। मैं आपको आसान में लिख देता हूँ, विच इज सॉल्युबल, एंड साथ बन जाएगा पानी और साथ बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसमें डाल दें, वो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही उसका सल्फेट आएगा, वो इस बैरियम के साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बना लेगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सैंपल वाइट पाउडर है, डिजोल्व इन वाटर। टेस्ट उसने किए, उसने सोडियम ऐड किया, ड्रॉप अनटिल एक्सेस। वाइट पीपीटी है सॉल्युबल इन एक्सेस। बेटा वाइट पीपीटी आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम भी आते हैं, लेकिन कैल्शियम के सॉल्युबल नहीं होते। यहाँ पे उसने कह रहा कि सॉल्युबल हो गए, तो आपके पास ये दो हो गए। सिल्वर ऐड किया तो पीपीटी आ गया। सिल्वर किसका टेस्ट था आपको याद होगा, क्लोराइड का। बैरियम ऐड किया, पीपीटी नहीं है, इसका मतलब सल्फेट नहीं है इसमें। तो आपके पास एल्यूमिनियम या जिंक होना चाहिए था, एंड वहां से होना चाहिए था क्लोराइड। तो 40 आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर, एंड पेपर वाज मई जून 25 एंड वेटिंग फॉर 1 2। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर।